हेलो बच्चों, माय फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आपका सेकंड सेशन आता हुआ। आई होप पहले सेशन में जो जो मैंने बातें बताई थी वो अच्छे से कर ली हैं, चाहे वो सिग्निफिकेंट फिगर हो या फॉर्मूलेज हो, मोल के विषय में हो। आज का हमारा टॉपिक रहेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। लाइक आई सेड अर्लियर, कंसंट्रेशन टर्म्स में एक खास तरह का इंटर रिलेशन है। एक कंसंट्रेशन टर्म्स को सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म में किस तरह तब्दील कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मैलिटी, देखो डायरेक्टली अगर देखा जाए एनसीईआरटी में नॉर्मैलिटी फर्स्ट चैप्टर में नहीं दिया, लेकिन बच्चों नॉर्मैलिटी का जिक्र आ ही जाता है तो इसे करना भी जरूरी है। न्यूट्रलाइजेशन, वी नो इट रियली वेल कि भाई न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर सवाल आते हैं, टाइट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। हम अगर ये भी कहें कि डायरेक्टली टाइट्रेशन के विषय में बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया, माइंडेड प्रैक्टिकल्स में दिया है, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से हमें करना पड़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आगे का काम। तो प्रैक्टिकल का दे रखा है तो कंपटीशन में नीट में तो वो दे ही देता है, तो न्यूट्रलाइजेशन भी वहां पर आ जाता है। बट सबसे पहले कुछ सवाल मैंने आपको करने के लिए कहे थे। अनफॉर्चुनेटली कमेंट बॉक्स में मैंने अभी तक भी देखा, लेट वीडियो शूट हो रहा है, स्टिल बच्चों ने इसके आंसर नहीं दिए हैं। बच्चों देखो, डॉक्टर बनने की तैयारी करनी है, इसकी रिस्पेक्ट ही अलग है। मैं जब नॉर्मल अपनी क्लासेस ले रहा हूं तो यू कैन सी कि मैं एक नॉर्मल अपनी टी शर्ट में आता हूं एंड देन 11-12 के सेशंस में ले लेता हूं। इंजीनियरिंग एक मस्त कॉन्सेप्ट है, सो आई कम और उस तरीके से मैं आता हूं और फ्री फ्लोइंग है। एक इंजीनियर का सोल फ्री फ्लो होता है और डॉक्टर बंधा होता है उस विश्वास से, उस मेहनत से और उस एक कह सकते हैं पेशेंट्स के लिए अपने समर्पण से। एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मेडिकल साइंस की तैयारी कॉमेडी करते हुए नहीं हो सकती। लेसन समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए वी कैन हैव सम डेली लाइफ एग्जांपल्स, वी कैन लाफ अ बिट, बट minded you should be much more disciplined if you really want to be a doctor। तो आपके आंसर आने चाहिए थे, नहीं आए हैं। अगर आप सही मायने में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट किसी क्वेश्चंस के तो आंसर आप लिखिए। तो ये एक सवाल था, द हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2SO4.NH2O undergoes 55.9% loss in weight on heating and becomes anhydrous। So बच्चों, परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात मैंने पहले लेक्चर में की है। यहां पर आपको दे रखा है Na2SO4.NH2O। ये क्वेश्चन बहुत बार कराया है मैंने और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। परसेंटेज कंपोजिशन में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसको हीट करा, रिकॉर्डिंग सही चलती हुई, हाँ इसको हीट किया, तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली कह रखा है 55.9% लॉस हो गया। हीट करने पे वी आर लॉस्ट 55.9%। क्लियर? फोकस करना है सवाल पे, सवाल के अंदर छुपे हुए सवाल को निकालना है। और ये हो गया अनहाइड्रस। डन है बच्चों, ये हो गया अनहाइड्रस। नाउ द सिचुएशन इज आई हैव टू कैलकुलेट एन, नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने। कैसे निकालूंगा? सवाल के अंदर मुझे ये तो पता है कि अगर ये 55.9% है, कैसे? देखो लॉस हुआ है बेटा 55.9 और वाटर नहीं है इसमें, अनहाइड्रस हो गया। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इस पूरे का 55.9% ये वाटर हुआ और 44.1% ये Na2SO4 हुआ। भैया बड़ी सीधी सी बात है, दो चीजों से मिलके बना है। एक चीज अगर 55% है, अरे दूसरी तो 45% होगी ही। ये 55.9 है तो 44.1 होगा, डूब जाओ इसमें। तो अब देखो कितना आनंद है इसके अंदर। अब क्या कॉन्सेप्ट हुआ, ये Na2SO4.NH2O था, ये 55.9 तो ये 44.1। अप्लाई योर ब्रेन। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे डॉक्टर हो सकता है हम किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट को किसी डिजीज में मेन इफेक्ट की तरह यूज करें, तो यानी रिवर्स थिंकिंग भी चले। तो 55.9 ये था, 44.1% ये था। थिंक इट लाइक दिस,
अगर मैं ध्यान से देखूं, ये मेरा अननोन है, ये मेरा नोन है। नोन कैसे है? तो मुझे पता है ना, इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 मोल Na के हैं, 1 मोल सल्फर है, 4 मोल ऑक्सीजन है, n मोल वाटर है। वाटर के मोल नहीं पता, इन सब के मोल पता है मुझे। 1 मोल में इतने इतने मोल्स होंगे। क्लियर है? तो मैं लाइफ में एक चीज सोच रहा हूं कि मैं नोन से अननोन चलता हूं। जिंदगी में यही इंपॉर्टेंट है। कोविड के अंदर भी माय डियर डॉक्टर्स हम कर क्या रहे हैं? हम जो नोन डिजीजेस थी, जैसे कि अगर किसी को फीवर आता है तो क्या करते हैं, खांसी होती है तो क्या करते हैं, वगैरह वगैरह, जितने भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हैं हम वो दे रहे हैं। तो हम जो नोन हमारे पास चीजें हैं उससे हम इस अननोन बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बड़ा ही प्यारा एक तरीका है कि हमें चलना होगा नोन टू अननोन। तो अगर नोन टू अननोन जाना है मुझे बच्चे, तो मुझे मालूम है कि इसके 1 मोल में ये चीज नोन है और ये अननोन है। डन है? तो अब मैं क्या करूं, इस पूरे के मास को मैं x ले लेता हूं और x का 44.1% मेरा Na2SO4 का मास है। Na2SO4 का मास कितना है निकाल लो फटाफट। 2 Na है तो 46, सल्फर है तो 32, 46 32 कितना हो गया? ठीक है 78, और देन 4 ये हो गए, है ना, तो 142 आ गया। x तो मेरा आ जाएगा इसमें 14200। सॉल्व करो इसको तो ये 321.9 के अप्रॉक्सीमेट आता है, यानी इसको अप्रॉक्सीमेट ले लो तो 322 आता है। ओवरऑल हो गया 322। ध्यान से देखना, ओवरऑल हो गया 322। उसमें से ये कितना है 142, तो ये कितना हो जाएगा 180। मोल निकालने थे वाटर के, 180 वाटर का मास हो गया, तो 180/18 10n हो गया। खत्म हो गई कहानी, आंसर हो गया 10। कितना आसानी से इस सवाल को इस तरह स्मार्टली कर सकते हैं, बट इसके लिए मुझे सवाल के बारे में जानकारी होना जरूरी है। मेरे दिमाग को सोचना जरूरी है। ठंडे दिमाग से सोचूंगा तभी होगा। एंजाइटी रहेगी, परेशानी रहेगी कि नीट का एग्जाम दे रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन होंगे, बेटा फिर नहीं होंगे। नेपोलियन बाबू एक छोटे कद के आदमी थे और इतना बड़ा नाम है, भयंकर वॉरियर थे। उनसे किसी ने कहा कि यार तुम तो बहुत छोटे से हो यार, तुम इतने बड़े वॉरियर कैसे? कहता है भाई, मैं अपनी फौज को, अपनी टुकड़ियों को पूरी एनर्जी से चार्ज करता हूँ, उनको मोटिवेटेड रखता हूँ, उन्हें लड़ने के लिए तैयार रखता हूँ और मन में जीत का विश्वास रखता हूँ। एंशियस नहीं होता, परेशान नहीं होता, तभी जीत सकता हूँ। नीट की तैयारी कर रहे हो, मन में होगा 2 महीने में कैसे करेंगे, पहले भी कहा था ये मत सोचो, अब करो। इसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो? इससे कोई बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास? अगर 2022 की तैयारी करने चले गए, जो सो कॉल्ड हम यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत लोग आते हैं कि 2022 की तैयारी ऐसे करिए वैसे करिए, मेरे भाई अनसर्टेनिटी अगर 21 में है तो 22 में भी है। डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि सर्टेनिटी से आप कह सकते हो। मेरा आपको एक ही सुझाव है, आप वो चीज़ बेस्ट करो जो कर सकते हो। आप नीट की तैयारी बेस्ट कर सकते हो, अभी से करो। इन सवालों को सॉल्व करके देखो, मजा आएगा। अगला देखो, इन द रिएक्शन, ये देखो रिएक्शन दे रखी है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ V2O5 इज इक्वल टू इट्स। अब बच्चों इक्विवेलेंट वेट आ गया, और मैंने आज के सेशन में इक्विवेलेंट वेट के बारे में आपको, इक्विवेलेंट मास के बारे में आपको बताना है ना? तो आइए जरा पहले इसी को उठाते हैं ताकि ये सवाल भी हो जाए, इक्विवेलेंट मास भी आ जाए। मेरे बच्चों, हमने अभी तक जो जो कंसंट्रेशन टर्म्स देखी हैं, ध्यान से देखना, आनंद आएगा। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया है इन डिफरेंट टर्म्स। जो जो टर्म्स हमने देखी हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1,
स्ट्रेंथ। यहां हमने कहा था गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। सेकंड देखा था मोलैरिटी, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मैंने आपसे कहा था बेसिकली मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है, इसी चैनल पे क्लास 11th की जो प्लेलिस्ट है उसमें कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन दे रखी है मैंने, वो देख सकते हैं। क्लास 12th की प्लेलिस्ट में सॉल्यूशन का एक चैप्टर है, उसमें भी कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन है, मोलैरिटी एक्सेट्रा, वो देख सकते हैं, आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। अब उसको दोबारा रिपीट करके ये क्रैश कोर्स के अंदर इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे। तो भैया स्ट्रेंथ हो गया, मोलैरिटी हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे मोलैलिटी। स्मॉल एम है क्योंकि ये कैपिटल एम है और ये एस है। ओके, इंटर रिलेशन भी साथ साथ होते जाएंगे, परेशान मत हो। इंटर रिलेशन बता देता हूँ, इक्विवेलेंट मास पे ले आता हूँ और इजीली हो जाएगा। मोलैलिटी क्या है बेटा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अगेन मोल है ये, 1 अपॉन बी। बी क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो व्हाट वी कैन राइट, moles of solute upon mass of solvent, and that is in kg. Clear? Any problem with this? Now एक बार इंटर रिलेशन लेते हैं, अगले पेज पे ले लेते हैं। एक दिया हो, दूसरा कैसे आएगा? इंटर रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, ये आप देखते ही कर सकते हो, इसमें आपको इफेक्टिवली मेरी या किसी की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन आप देखो मोलैरिटी के एक्सप्रेशन में गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये दिया है। ध्यान से देखो, ये क्या होती है? स्ट्रेंथ। तो ये क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? स्ट्रेंथ। इजी इजंट इट? कितना मजा है, डूब के पढ़ेंगे तो मजा आएगा, है ना? तो ये स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास, दिस इज माय मोलैरिटी। और व्हाट आई कैन राइट, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास, खत्म। क्लियर है? तो ये पहला इंटर रिलेशन हो गया। दूसरा इंटर रिलेशन देख लेते हैं। इंटर रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। एक चीज ध्यान रखना, इसमें वो आपको डेंसिटी जरूर देगा लिंक करने के लिए। वैसे तो अगर डेंसिटी दी हो तो मैंने लास्ट क्लास में एक आपको न्यूमेरिकल वैसे ही करा दिया था बिना इसके इंटर रिलेशन के, कि डेंसिटी से किस तरह मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, मोल से किस तरह मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, और देन किस तरह मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे बच्चे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, बस सीधा सीधा सा है। बट अगर डेंसिटी दे रखा है तो एक फॉर्मूला हम आपको वैसे ही बता रहे हैं। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो मैं इंटर रिलेशन थोड़ा सा डिराइव करा रहा हूँ, ऑलरेडी ये मैंने अपने चैनल पे करा रखे हैं, बट मैं फिर भी यहाँ करा रहा हूँ ताकि दिमाग की बत्ती जले बिना मेंटोस खाए। दिमाग की बत्ती अगर नहीं जलेगी तो हम नीट की तैयारी कैसे करेंगे? ओवर थिंकिंग छोड़ दो, सिर्फ तैयारी करो, ठीक है? देखो ए अपॉन मोलर मास 1 अपॉन बी, सिंपल। अगर मैं इसमें एक चीज देखूं, अगर मैं मोलैलिटी निकालना चाहता हूं, एक सेकेंड पानी ले लो। अगर मैं समवॉट मोलैलिटी निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे ए चाहिए और बी चाहिए। क्लियर है? ए क्या है मेरे बच्चे? देखो क्लैरिटी आ गई कि मुझे चाहिए क्या। लाइफ में समस्या ये होती है कि मुझे क्या चाहिए ये क्लियर नहीं होता।
और बच्चों कई बार मैं सोचूं तो मुझे भी इनिशियली ये चीज क्लियर नहीं थी कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। और इसीलिए शायद मैं आज बच्चों को ये क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ज़िंदगी में हमें क्या चाहिए, सवाल में हमें क्या चाहिए, इंटर रिलेशन में हमें क्या चाहिए, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी क्वेश्चन में छुपे हुए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मोलैलिटी के अंदर मुझे गिवन मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, यही दोनों चाहिए। अब रिलेशनशिप किसका चाहिए, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला भी लिख लो। लेट्स अज्यूम कि हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, स्टैंडर्ड चाहिए ना, तो 1 लीटर ले लिया, तो ये 1 हो गया। तो मेरा ए कितना आ गया, मोलैरिटी इनटू मोलर मास आ गया। इफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर तो मुझे ए तो मिल गया। अरे वाह वाह, ये तो बल्ले बल्ले हो गई, ए तो मिल गया सर जी, अब बी भी ढूंढ लो फटाफट। बट अगर ए मिल गया तो बी कैसे आएगा, अगर ए मिल गया तो बी कैसे, ए कैसे आया, क्लियर हो गया। मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन मान लिया, तो 1 लीटर तो यानी कि ये 1 हो गया, तो ए ये हो गया, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि बी निकालने के लिए आई नीड मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वो क्या होगा, ए प्लस बी। अब मैं देखो आगे बढ़ता जा रहा हूं, वो कहते हैं ना बच्चों कि अगर फॉग हो रहा है तो क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए या थोड़ा थोड़ा चलते रहना चाहिए। अगर रास्ते में धुंध है, फॉग है, तो अपनी स्पीड को कम कर लो बहुत ज्यादा और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, रुको मत, धीरे धीरे आगे बढ़ो। थोड़ा आगे बढ़ोगे, थोड़ा और आगे का रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। न्यूमेरिकल करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस बात का ध्यान रखना है। अगर ऐसा लगता है कि भाई हमसे ये सवाल नहीं होगा, तो घबराओ मत, थोड़ा सा करो, गिवन लिखो। गिवन लिख के आगे बढ़ोगे तो समझो रास्ता क्लियर होना शुरू होगा। तो मैंने इंटर रिलेशन निकालना था मोलैरिटी और मोलैलिटी का। डेंसिटी मुझे गिवन होगी, मैंने मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा, मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा। मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर, तो मैंने पर लीटर मान लिया। जब मैंने पर लीटर मान लिया तो बहुत सिंपल हुआ, ये 1 हो गया, मोलैरिटी से ए का रिलेशन मिल गया और ए और बी मुझे चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस बी होगा, यानी मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, डन है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं एक बहुत सीधा काम करता हूं, ध्यान से देखना। मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए मुझे, कहां से मिलेगा, डेंसिटी दे रखी है। अब हमें ये पता है कि डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम आपने 1 लीटर माना है, लेकिन डेंसिटी ग्राम पर सीसी यानी एमएल वाले कॉन्सेप्ट में आएगी। तो डेंसिटी जो है वो मास ऑफ सॉल्यूशन, उसको डब्लू ले लो, डब्लू अपॉन एमएल में, तो 1000, क्योंकि 1 लीटर है ना, तो 1000 ले लो, एमएल में आ गया। अब देखो डब्लू कितना आ जाएगा बेटा, 1000 डी, क्लियर है, डेंसिटी के साथ। अगर डब्लू 1000 डी है तो डब्लू इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्लियर है। तो 1000 डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो बी कितना आ जाएगा मेरा, 1000 डी माइनस ए, और ए मेरा क्या था, मोलैरिटी इनटू मोलर मास, तो बी भी मिल गया मुझे। दो चीज मुझे चाहिए थी, दोनों मुझे मिल गई, रिकॉर्डिंग ठीक होती हुई, हाँ। पहली थी ए, यानी गिवन मास ऑफ सोल्यूट। दो चीजों का इंटर रिलेशन चाहिए था, तो मैंने मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा, मैंने मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा, तो मोलैरिटी मोलैलिटी दोनों का लिख दिया। उनके आपस में इंटर रिलेशन देखने के लिए करने लगा मुझे, तो मैंने वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया, स्टैंडर्ड ले लिया। मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर था तो 1 ले लिया, वॉल्यूम 1 लीटर। चलो बल्ले बल्ले, मास ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस बी होता है, ए और बी तो चाहिए थे मुझे, आनंद, ए और बी चाहिए थे बस।
तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। भैया ये डेंसिटी हो गई, ये मास ऑफ सॉल्यूशन W ले लिया, 1000 क्यों हुआ, 1 लीटर था, W 1000 डी हुआ, इसको यहां लगाया, B आ गया। अब इन सबको मोलैलिटी के फॉर्मूले में लगा दो। A कितना था, मोलैरिटी इंटू मोलर मास अपॉन मोलर मास इंटू, अब देखो ये 1/V था, यहां तो 1000 और ग्राम की बात हो रही है तो 1000 ही लेके चलो, डन, इससे कट गया तो 1000 m अपॉन 1000 d माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास, ये इंटर रिलेशन हो गया। अब ये फॉर्मूला वो नीट में दे दे कि हाउ कैन वी व्हाट इज द रिलेशनशिप एंड हाउ कैन वी डिराइव दिस रिलेशनशिप, दिस इज गोइंग टू बी दी ऑप्शन। और मैंने डायरेक्टली करना भी सिखाया था, फॉर्मूले से भी आपका हो गया, फॉर्मूले तक कैसे पहुंचे ये भी बता दिया। दिमाग को चलाना पड़ेगा तभी फॉर्मूले तक पहुंच पाओगे, नहीं तो दिमाग की बत्ती लग जाएगी, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब आ जाओ इन तीनों के अंदर, इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म के अंदर, यहां हम देखें तो इसमें तो मोलर मास था ही नहीं स्ट्रेंथ में, इसमें मोलर मास था, इसमें मोलर मास था। एक और यहां लिख लो कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन आप सब जानते हैं, उसका भी इंटर रिलेशन बताता हूं अभी, बट पहले मैं इक्विवेलेंट मास पे आ जाऊंगा ना। तो मोल फ्रैक्शन इज नथिंग, जिसका निकालना है, देखो बेटा परसेंटेज है एक तरह से, फ्रैक्शन माने एक तरह से परसेंटेज। अब एक पूरा बड़ा सा मेरे पास मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स हुए हुए हैं, मुझे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का उसमें कितना फ्रैक्शन है वो चाहिए। अरे ये ऐसे हो गया ना, मान लो मैं और आप समोसे खाने गए, मैंने 2 खाए, आपने 1 खाया, 20 रुपये का बिल, 20 रुपये का समोसा था, बिल आया 60 रुपये का। तो मैंने, मेरा समोसा फ्रैक्शन कितना है, मैंने 2 खाए आउट ऑफ 3, तो मैंने अगर देखा है तो 2/3 बिल मैं दूंगा, तो मेरा जो समोसा फ्रैक्शन है वो 2/3 है, आपका 1/3 है, यही है ना। तो कितने मोल उसके हैं उसमें, अपॉन टोटल मोल, यही करते हो। यानी अगर एक कंपोनेंट है Na, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट, और ये अपॉन टोटल, तो जिसका निकाल रहे हो उसके अपॉन टोटल कर दो, ये आ जाता है मोल फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं इसको ध्यान से समझूं, सबसे पहले मैं उठाता हूं AlCl3, देखो मजा आएगा। एक Al 3 Cl के साथ जुड़ा हुआ है, Al का मास कितना है 27, बट मैंने क्लोरीन से पूछा भाई साहब एल्यूमिनियम का मास कितना है, कहता जी 9। हमने कहा है मजाक कर रहे हो बाबू, 27 हम जानते हैं। अब क्लोरीन कहता है यार 27 तो है ही नहीं, 9 है, मेरे पास तो 9 मिलता है मुझे। हुआ क्या, हमारे मान लो एक स्टूडेंट है, ए नाम ले लिया मैंने उनका, ए, वो 10 घंटे पढ़ने बैठते हैं, वो यूट्यूब पे चले जाते हैं, किसी ऑनलाइन कोर्स में घुस जाते हैं और स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हैं, ट्रिक वीडियो देखते हैं, खुद नहीं पढ़ते, खुद आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते हैं, बैठे 8 घंटे थे नो डाउट, इतनी सारी चीज़ों में दिमाग ध्यान बट गया, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन में ध्यान दिमाग बट गया, पढ़ाई को 1 घंटा मिला, तो वही तो है एग्जैक्ट टाइम जो आप पढ़ रहे हैं। बैठे चाहे आप 8 घंटे थे, मैंने आपकी किताबों से पूछा भाई ये कितने घंटे पढ़ा, अरे 1 घंटा पढ़ा जी, अरे तो 8 घंटे बैठा था, बैठा होगा, 1 घंटे का टाइम दिया इसने, बस। एल्यूमिनियम 27 लेके बैठा था, क्लोरीन ने बोला मुझे तो 9 मिले, मेरे से तो 9 ग्राम अटैच हुआ, चलो अच्छी बात। इफेक्टिवली जितने हिस्सों में आप बट जाते हैं, उतना ही एक हिस्से को
आपका वक्त मिलता है। ऐसे ही अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूं, तो एलिमेंट अगर कंबाइन हो रहा है, अगर एलिमेंट कंबाइन हो रहा है तो जितने हिस्सों में कंबाइन होगा उतना ही उसका मास बढ़ जाएगा और एक हिस्से को उतना ही मास मिलेगा। क्लियर है? इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। कॉन्सेप्चुअली जाऊं तो दिस इज नथिंग बट, एक बहुत सिंपल सी बात है, दिस इज एग्जैक्ट मास दैट रिएक्ट्स। ये चार शब्द इसको डिफाइन कर देते हैं। एक एग्जांपल बहुत फेमस तरीके से मैं देता हूं। ब्रिटानिया का केक खरीदने गए, कोई पैकेट आता है ब्रिटानिया के केक का, उसके रैपर पे लिखा होगा इसमें इतनी चीनी है, इतना इसमें आटा है, इतना इसमें फलाना है, इतना इसमें ढिमकाना है। पैकेट खोलेंगे, ना आटा है ना चीनी है, ना क्रीम है ना नट्स है, कहाँ गए? उसमें तो 10 केक मिलते हैं। यही इक्विवेलेंट वेट बताएगा दोस्तों। उस एक केक को बनाने में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चीनी है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आटा है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्रीम है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब कुछ है। वो जो फिक्स्ड अमाउंट है जो एक केक को बनाने में लग रहा है, वही उस आटे का इक्विवेलेंट है। और ठीक ऐसे ही अगर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का पैकेट खरीदने गया तो उस पैकेट के रैपर पे क्या लिखा होगा? 27 ग्राम एल्यूमिनियम और 35.5 होता है मास क्लोरीन का, तो 106.5। जब मैं पैकेट खोलूंगा तो 3 केक मिलेंगे। ईच केक 9 ग्राम एल्यूमिनियम और 35.5 ग्राम क्लोरीन का केक होगा। ऐसे 3 केक होंगे। तो कई किताबों में लिखा जाता है कि इक्विवेलेंट मास इज द मास ऑफ द सब्सटेंस व्हिच विल रिएक्ट विद 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 9 ग्राम इसका इक्विवेलेंट मास हुआ। तो इसमें बड़ी बात नहीं है गुरु, ये तो हमें दिख ही रहा है, इस तरह निकल पा रहा है। ठीक है, तो हर केक में ये मिलेगा, 3 केक मिलेंगे, तो n हो गया 3। इसी को बोलते हैं n फैक्टर। और अगर मैं देखूं n फैक्टर तो एक दीवानापन हो गया। इक्विवेलेंट मास क्या है? एग्जैक्ट मास दैट रिएक्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है ना। इसमें एक चीज सोचो, मोलर मास अपॉन, मैं ये कह सकता हूं ना कंबाइनिंग फैक्टर, मैं ये कह सकता हूं वैलेंस फैक्टर, या मैं कह रहा हूं एन फैक्टर। जितने ये आपके केक बन रहे हैं, पार्टिकल बन रहे हैं, है ना। एलिमेंट के केस में अगर निकालना है इक्विवेलेंट मास तो बहुत ही आसान है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी का, है ना। जैसे एल्यूमिनियम का था 27/3, 9 हो गया। मैग्नीशियम का लेंगे 24/2, 12 हो गया। ठीक है, वैसे मैंने डिटेल में अपने वीडियोस में जहाँ समझाया है, एक बार देखिएगा। आप कहेंगे तो मैं लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, बट आप कहेंगे तो, क्योंकि भाई जबरदस्ती कोई नहीं है, आराम से पढ़ो। भाई देखो, मैं कोई सामान बेचने नहीं आ रहा, ज्ञान देने आ रहा हूं। तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कोई मार्केटिंग मुझे इसकी करनी है। या ठीक है, बच्चे भी मुझे कह रहे थे, कई बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर आप थोड़ा सा इसकी मार्केटिंग करो, है ना, और थंबनेल वगैरह बहुत अच्छे बनाओ और ये करो, कुछ वैसे लाओ। मैंने भाई देखो, ज्ञान है, चीज़ों को बेचना हो तो पैकेजिंग करनी होगी, मार्केटिंग करनी होगी। इन चीज़ों को बेचना नहीं है, ज्ञान बिकता नहीं। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखो, आराम से पढ़ो। ठीक है, यूट्यूब से लोगों का होता है, मेरा भी उसमें कुछ होगा तो ठीक है, इसमें बुरा बुरा नहीं कह रहा मैं, बिजनेस चीज़ों का है, इट्स ओके, आई एम ओके विद इट। गुरुकुल चलाने के लिए गुरुदक्षिणा तो चाहिए होती है, ऐसे क्या। बट चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बांटो मत। देखो, अपने अपने ध्यान को एक जगह रखो। अगर अब मैं आपको एक चीज़ कहूँ, देखो सोडियम बाबू है हमारे पास, 23 मास होता है इनका। कैल्शियम बाबू है इनका, 40 होता है। बट
सोडियम की एक्टिविटी मेटल की एक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा होती है कैल्शियम से। ये हमें क्या सिखाती है चीज़, नेचर हमें क्या बताना चाहता है? सोडियम का सारा ध्यान एक ही चीज़ पर है, वैलेंसी 1 है, तो उसका इक्विवेलेंट मास 23 है। कैल्शियम का ध्यान दो जगह चला गया, तो जैसे ही ध्यान बटा उसका पावर जो कि माना सोडियम से बहुत ज़्यादा मास था, टैलेंट ज़्यादा था, इफेक्टिव टैलेंट कम हो गया। फाइन माय डियर्स, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इक्विवेलेंट मास ये हो गया। एसिड के केस में एक चीज़ ध्यान रखना, कंपाउंड के केस में, एसिड के केस में, पहले कंपाउंड का ले लेते हैं, इजी रहेगा। एलिमेंट हो गया, पहले कंपाउंड ले लो। कंपाउंड में कॉमन फैक्टर देख लो, जैसे NaOH है, 1 1 है, तो इसका मास 40 डिवाइड बाय 1। Na2SO4 ले लो, सोडियम का होता है 1 वैलेंसी और सल्फेट का होता है 2, SO4 के ऊपर 2 माइनस, तो 2 इंटू 1 कर लो, तो वैलेंस फैक्टर हो गया 2, तो इसका मास कितना हो जाएगा? अभी हमने लिया था 142 बाई 2, 71। कॉमन फैक्टर देखो, अब आपने मुझे बताना है एल्यूमिनियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है? ये आप बताइएगा। एसिड के केस में क्या लेंगे? मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड। भाई इसी तरह तो कंबाइन करेगा ये, नंबर ऑफ H प्लस आयन जितने छोड़ेगा वैसे तो कंबाइन करेगा। कक्षा 10 से ही पढ़ते आ रहे हो कि NaOH जब HCl से कंबाइन करता है तो NaCl प्लस H2O मिलता है। इसने H और इसने OH दिया, ऐसा मानते हैं, है ना? वैसे हम इक्विलिब्रियम में थोड़ा चैलेंज करते हैं इसको। तो इसने एक H दिया, इसने एक OH दिया, H2O बना, NaCl सॉल्ट आ गया, है ना? तो एक बेस से कंबाइन हो रहा है ये, क्योंकि एक H प्लस छोड़ रहा है ये, एक बेस से कंबाइन हो रहा है। अगर ये H2SO4 होता तो हमें 2 NaOH चाहिए होते, यहाँ Na2SO4 आता और 2 H2O निकलता, तो एक के लिए दो चाहिए, बस इसी को बेसिसिटी ऑफ एसिड कह दिया। HCl इज अ मोनोबेसिक एसिड। कंफ्यूज मत होना, मोनोबेसिक सर एसिड है मोनोबेसिक, अरे भाई एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, ये दो से कर रहा है तो डाइबेसिक हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी टेंशन नहीं है। ऐसे ही प्रोटिक कह दोगे, HCl इज मोनोप्रोटिक, एक H प्लस छोड़ रहा है, H2SO4 इज बाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक, दो छोड़ रहा है। अरे कंफ्यूज करने के लिए नाम डालें, लॉजिकली कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो H प्लस रिलीज, बाकी ठीक है, ये मोनो मोनो रहेंगे, फर्क आएगा H3PO4 और H3PO3 में। इसका वैलेंस फैक्टर लेना 3, ये 3 H छोड़ता है, ये 2। ऑलरेडी मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने क्लासेस में, और अगर इसको और डिटेल में देखना है तो 11th वाला लेक्चर कल आएगा, वो देख लेना, उसमें आएगा ये। बाकी इनका बैलेंस फैक्टर ये ध्यान रखना, बेस का वैसे ही रहेगा। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब एक चीज देखना बालकों, यहां पर तुमने जो मोलरिटी लिखा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, अगर ये मोलर मास, हमने एटॉमिक मास की बात भी करी थी फर्स्ट में, मॉलिकुलर मास की बात भी करी थी, तो अगर नीचे एटॉमिक मास है तो ग्राम एटम हो जाएगा, और नीचे मॉलिकुलर मास है तो ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर? तो नीचे अगर एटॉमिक मास है तो ग्राम एटम, नीचे अगर मॉलिकुलर मास है तो ग्राम मॉलिक्यूल। तो मेरे बच्चे, इसके अंदर नीचे इक्विवेलेंट मास है, क्या बोलेगा इसको? ग्राम इक्विवेलेंट। डन? क्लियर है? अब इस क्वेश्चन पे आओ, यहां पर अगर देखूं तो मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ V2O5 निकालना है, तो V2O5 का इसमें जो कंबाइनिंग फैक्टर होगा वो होगा। अब यहां पर कंबाइनिंग फैक्टर क्या होगा? क्योंकि ये रेडॉक्स की टाइप की रिएक्शन हो रही है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो जितना नंबर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो वैलेंस फैक्टर हो जाएगा, वो कंबाइनिंग फैक्टर हो जाएगा, खत्म कहानी, सिंपल लेके चलो। तो पहले VO से V2O5 जा रहे हो, इसी का देखना है, VO से V2O5 जा रहा हूँ, यहाँ पर V का कितना है? +2, यहाँ कितना हो रहा है इसका? 2x और 10, तो ये 5, तो +3 का चेंज हो रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी बैलेंस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 1 है, यहाँ 2 है,
तो 2 से, तो इंटू 2 कर दो, तो नंबर ऑफ एटम्स इंटू ये, यानी नंबर ऑफ एटम्स इंटू ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ये ले लिया मैंने वैलेंस फैक्टर। तो 3 दूनी 6 हो गया, तो बस फिर इस क्वेश्चन में बाय 6 कर दो, सी हो गया आंसर। आसान है। अच्छा, अब बच्चों एक काम जरूर करो, अभी भी 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, ये वाला वीडियो पॉज करो, देखो, नोट करो, सॉल्व करो। ये वाला परसेंटेज कंपोजिशन पे भी हो जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी कह रहा है ये, और ये वाला ये न्यूट्रलाइजेशन का है। अगर आपको आता है न्यूट्रलाइजेशन तो प्लीज सॉल्व करो, नहीं आता तो ये तो एटलीस्ट करो 6 और 7, सो दैट आई कैन थिंक कि हाँ कुछ कर रहे हो। चलिए, तो बच्चों आई होप जो आज पढ़ाया है वो क्लियर होगा, है ना। एक बार मेहनत करो, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये नोट्स कैसे आप तक पहुँचेंगे, डीपीपी कैसे पहुँचेंगी, इसके ऊपर कल एक सेशन लूँगा। मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ प्लान बनाया है आपके लिए, कैसे आएगा। मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है और मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो दे विल हेल्प यू। जो पुराने मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने कुछ बनाया है और वो मुझे बताएंगे, कल मैंने थोड़ा टाइम रखा है, तो हम लोग बताएंगे आपको कैसे डीपीपी मिलेगी और कैसे आपको असाइनमेंट मिलेगी। सो आई होप जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है और मेहनत आप कर रहे हो। ओवरऑल जैसा मैंने आपसे कहा था, नियर अबाउट 40 डेज के लेक्चर हैं, 4 लेक्चर स्टोइशियोमेट्री के आने हैं। आज सेकंड हो गया है, 2 और क्वेश्चन, अब क्वेश्चन डिस्कशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, इस पर ध्यान देंगे। 15-20 क्वेश्चन जो मैंने छाटे हैं वो आपके हम करेंगे, उसके बाद फिर एटॉमिक के ऊपर आएंगे। पहले 4 चैप्टर बहुत क्रूशियल है, ठीक है। तो बेटा लाइक सब्सक्राइब कर ही लो, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, सो दैट थोड़ा मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ आप कर रहे हो, ठीक है। सो नाउ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, गुड नाइट।